आज भी कहना कि बाबर आजम की वजह से टीम पाकिस्तान हारी है, क्योंकि बाबर ने आज भी हाफ सेंचुरी बनाई और बाकी जितने भी बल्लेबाज थे उन्होंने आज भी स्ट्रगल किया। चाहे आप सैम अयूब की बात करें, आप मोहम्मद रिजवान को देखें, आप इफ्तिकार अहमद को देखें या आप आजम खान को देखें, किसी के बल्ले से आज भी रन्स नहीं आए। बाबर आजम खेल रहे थे, उनको साथ चाहिए था, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया और इस तरह से जो ये तीसरा मुकाबला था, ये भी टीम पाकिस्तान 45 रनों से हार चुकी है। और इस तरह से जो ये 5 मैच की T20 सीरीज थी, ये भी टीम पाकिस्तान हार गई है। अब मेरे हिसाब से टीम पाकिस्तान को हाई रैंक टीम मानना T20 में, मुझे नहीं लगता कि आज इस तरह की कोई टीम पाकिस्तान के पास है। चाहे आप बल्लेबाजी देखें, आप उनकी बॉलिंग देखें, आप उनकी फील्डिंग देखें, आप उनकी स्पिन डिपार्टमेंट देखें, हर शोबे में पाकिस्तान को कमियां नजर आ रही है। और शायद जिम्बाब्वे या नामीबिया या बाकी जितनी भी नई टीम्स है, पाकिस्तान को उनसे भी खतरा हो सकता है। आप देखिए, आज बल्लेबाजी की अगर बात करें तो किसी ने बल्लेबाजी नहीं की। और वही अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, फिन एलन, पहले मुकाबले में शानदार बैटिंग उन्होंने की, दूसरे मुकाबले में उससे बेहतरीन बैटिंग की और तीसरे मुकाबले में ऐसी बैटिंग की है जो ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। एक ही इनिंग्स में 16 छक्के और 5 चौके लगाए हैं। ये मैं ओडीआई की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपको सिर्फ 120 गेंदें मिलती है। और जो फिन एलन है, उन्होंने 63 गेंदों या 62 गेंदों का सामना किया और उन 62 गेंदों में 16 छक्के लगाए हैं और 5 चौके। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 21 गेंदों को बाउंड्री से बाहर उन्होंने भेज दिया, यानी हर 3 गेंदों पर एक छक्का या एक चौका लगता था। और वही अगर आप फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें, सैम अयूब ने 10 और स्ट्राइक रेट देखिए, रिजवान की स्ट्राइक रेट देखिए, इफ्तिकार की देखिए। हालांकि आजम खान को मेरी तरफ से आज बहुत बहुत मुबारकबाद हो, उन्होंने आज पहला छक्का लगाया है और उनकी एवरेज भी बेहतर हो गई है। 3 के एवरेज से वो रन बना रहे थे और अब शायद 4 साढ़े 4 हुई है। आज उन्होंने 10 रन बनाए और ठीक उसी तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के वो आउट हुए। आप सिर्फ बल्लेबाजों को यहां पर कसूरवार नहीं ठहरा सकते, आपकी बॉलिंग में भी काफी ज्यादा कमियां है। हारिस रूफ जो आपका प्रीमियम बॉलर है, आज भी उनकी काफी ज्यादा पिटाई हुई है। शाहीन शाह अफरीदी, अगर आपका मेन बॉलर 10-11 के हिसाब से रन देगा तो फिर आपकी टीम प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि आज भी पहले ही आस्किंग रेट अगर आप देखेंगे, रुकॉयट रेट आज भी 12 के आसपास थी। तो पहले से ही अटैक करना पड़ता है। और आप देखिए, दूसरे पहले 2 मुकाबलों में पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, वो फैसला भी गलत था। और आज न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी में उन्होंने इस तरह की बल्लेबाजी की कि पाकिस्तान को पहले ही उन्होंने बाहर निकाल दिया। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास वो स्पिन मौजूद नहीं है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के पेसर्स को मार पड़ती थी और बीच में शाहदाब खान आते थे, मोहम्मद नवाज आते थे, वो बल्लेबाजों को रोकते थे, लेकिन वो जमाना गया है। आज आपके पास वैसे स्पिनर्स मौजूद नहीं है। अगर पहले मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान पहले 10 ओवर तक, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो गेम में था, न्यूजीलैंड से आगे चल रहे थे। लेकिन फिर जब बाबर आजम या फखर जमान आउट होते हैं तो उसके बाद मैच खत्म। दूसरे मुकाबले में भी यही, जब तक फखर जमान खेल रहे थे, बाबर खेल रहे थे और 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगी। उसके बाद जब फखर जमान आउट हो जाते हैं तो फिर वही रिपीट टेलीकास्ट चलता है। और तीसरे मुकाबले में शायद पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे था, 88 रन थे पहले 10 ओवर में। और उसके बाद जब अगले 10 ओवर होते हैं या आखिर के 10 ओवर जिसमें स्पिनर्स का काफी ज्यादा रोल होता है, तो वहां पर जो इश सोदी है या मिचेल सेंडर है, वो आपको फंसा देते हैं। और ये कमी पाकिस्तान के पास जरूर है। आज नए खिलाड़ियों को मौका मिला था, जमान खान ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और मोहम्मद वसीम जूनियर, जिसको आप काफी ज्यादा अंडररेट करते हैं, उन्होंने आज भी एक तो विकेट भी लिया और सबसे कम रन खर्च किए। और फिर अब आपको चाहिए कि आजम खान को आप मेरे हिसाब से आप ड्रॉप कर दे और जो भी आपका अगला, अगर भी आपने हसीबुल्ला को स्क्वाड में रखा है तो हसीबुल्ला को आप मौका दे, क्योंकि मेरे हिसाब से अब आजम खान इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। नो डाउट डोमेस्टिक में काफी बढ़िया परफॉर्मेंसेस है इसकी और अच्छा हिटर है बॉल का,
लेकिन इंटरनेशनल में आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आपको 9 मैच या 10 मैच मिल जाते हैं आपका पोटेंशियल शो करने के लिए, कम से कम आपके बल्ले से 1 या 2 इनिंग्स ऐसी आनी चाहिए कि जो आपके सिलेक्टर्स है या जो आपका मैनेजिंग बोर्ड है उनको कम से कम पता चले कि नहीं, आजम खान हमारी फ्यूचर प्लान्स में है। यहाँ जो T20 वर्ल्ड कप है हमारे पास फिनिशर की कमी है, तो आजम खान को हम एज ए फिनिशर खिलाएंगे। तो जब आप एज ए फिनिशर भी रन 10 बनाते हैं, 8 बनाते हैं, उसके बाद भी आपकी स्ट्राइक रेट वही 100-110 रहती है, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको खिलाने का। एंड सेम अप्लाइज टू इफ्तिकार अहमद। आज हालांकि वो रन आउट हुए, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे लगातार दोनों मैच में वो भी फेल हुए, तो इफ्तिकार अहमद को भी देखना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। और मोहम्मद रिजवान के साथ आज काफी बार अगर आप देखेंगे, एक बार तो रन आउट वो होते होते बच गए थे और शार्ट टर्न हो गया था, उसके बाद ग्लव पे एक बार फिर से गेंद आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट चल रहा है, ताहम उस टाइम पर ग्लव्स का कंटैक्ट नहीं था तो वो बच गया और फिर तीसरी गेंद पर वो कैच दे बैठे। तो रिजवान को भी चाहिए कि वो कम से कम क्रीज पे थोड़ा सा रहे। अब मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूं, मोहम्मद रिजवान को ओपन नहीं करना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप फखर जमान और सैम अयूब को ओपन कराते हैं तो फखर जमान हमेशा हवा में शॉट खेलते हैं। अगर पावर प्ले में फखर जमान आएंगे तो इसका मतलब यह है कि फील्डर कम 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं, तो आउट या कैच आउट होने का जो खतरा है वो कम है। अब अगर वही फखर जमान 6, 7, 8 ओवर के बाद आते हैं तो फील्ड खुली रहती है, तो अगर वो हवा में शॉट खेलते हैं तो फील्डर कैच कर सकता है। अब फखर जमान और सैम अयूब अगर ओपन करने के लिए आएंगे, फिर बाबर आजम आएंगे और चौथे नंबर पर आपका मोहम्मद रिजवान आएगा, फिर आजम खान या जो भी उसके जगह पर सिलेक्ट हो जाएगा, फिर इफ्तिकार अहमद, तो आपका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप मुझे अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।